नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल दुरिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। रायपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने राम मंदिर पहुंचकर विधि विधान से पूजा अर्चना की। इस अवसर पर उन्होंने भगवान राम के दर्शन कर देश और समाज की सुख समृद्धि तथा शांति की कामना की। मंदिर परिसर में श्रद्धा और आस्था का वातावरण देखने को मिला। उनकी यात्रा को लेकर सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए थे और मंदिर में मौजूद श्रद्धालुओं में भी खास उत्साह नजर आया। वहीं छत्तीसगढ़ में एक बार फिर कर्मचारियों के आंदोलन की गतिविधियां तेज होती नजर आ रही हैं। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने सरकार पर कर्मचारियों की लंबित मांगों को लगातार नजरअंदाज करने का आरोप लगाया है और चरणबद्ध आंदोलन शुरू कर दिया है। फेडरेशन की ओर से मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव के नाम जिला कलेक्टर के माध्यम से ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें साफ तौर पर चेतावनी दी गई है कि अगर जल्द ही मांगों पर कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया तो आंदोलन को और अधिक उग्र किया जाएगा। फेडरेशन की जिला शाखा बलरामपुर रामानुजगंज की ओर से जारी पत्र में बताया गया है कि 16 जुलाई 2025 को राजधानी रायपुर में आयोजित महा आंदोलन के दौरान कर्मचारियों की 11 सूत्रीय मांगें शासन के सामने रखी गई थी, लेकिन इतने समय बीत जाने के बावजूद इन पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। इन मांगों में अन्य भाजपा शासित राज्यों की तरह छत्तीसगढ़ में भी केंद्रीय सुविधाएं लागू करने जैसी प्रमुख मांगें शामिल हैं। फेडरेशन ने यह भी कहा कि प्रदेश में कर्मचारियों की समस्याएं लगातार बढ़ती जा रही हैं, लेकिन शासन इस दिशा में गंभीरता नहीं दिखा रहा है। इसी के विरोध में 125 मान्यता प्राप्त संगठनों के आह्वान पर 29 दिसंबर से 31 दिसंबर 2025 तक जिला स्तर पर चरणबद्ध आंदोलन किया गया था और इसी क्रम में कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा है। फेडरेशन ने दो टूक कहा कि अगर सरकार ने समय रहते कर्मचारियों की मांगों पर निर्णय नहीं लिया तो आने वाले दिनों में आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा। हमारी 11 सूत्री मांगें हैं, जिसके लेके पूरे छत्तीसगढ़ में कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन, जो कि 125 मान्यता प्राप्त और गैर मान्यता प्राप्त संगठनों का प्रतिनिधि संगठन है, 3 दिवसीय निश्चितकालीन हड़ताल पे हम लोग बैठे हुए हैं और काम बंद कलम बंद हड़ताल कर रहे हैं। हमारी प्रमुख मांगें जो भाजपा सरकार बनने से पहले भाजपा के घोषणा पत्र में शामिल था, मोदी की गारंटी के नाम से इन्होंने प्रचारित किया था कि कर्मचारियों को देय तिथि से डीए मिलेगा, उनका जो बकाया एरियर्स है उनको उनके जीपीएफ अकाउंट में डाला जाएगा और इसके अतिरिक्त जो है कैशलेस इलाज, 65 साल तक सेवा, ये सब करके हम लोग टोटल 11 सूत्री मांगे हैं। अनियमित कर्मचारियों का नियमितीकरण वगैरह जो है, तो ये सभी मांगे एक्चुअली उनके वादा में शामिल था, तो हम केवल उनको वादा निभाने के लिए आग्रह करते हुए ये अगले चरण में हम आज बैठे 3 दिवसीय कार्य आंदोलन में। क्या लगता है 3 दिन हड़ताल में रहने के बाद विचार किया जाएगा इस पर? वही किया गया। देखिए, लोकतांत्रिक तरीके से हम हड़ताल कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं और निश्चित तौर पे इसका असर सरकार पे पड़ा है। सरकार इसको किस रुख से लेती है ये तो उन पर निर्भर करता है, लेकिन हम अपना काम कर रहे हैं और आगे भी अगर सरकार हमारे प्रति इस प्रकार से उदासीन रहेगी तो निश्चित तौर पे हम इसको आंदोलन को और उग्र करते हुए अगली रणनीति बना के आंदोलन करेंगे। 29, 30 और 31 तारीख को निश्चितकालीन हड़ताल कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन द्वारा की गई थी। उस 11 सूत्री मांग है उनकी, जिसकी मांग के संबंध में आज ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन को मुख्यमंत्री महोदय के नाम से सौंपा गया। मूलतः इनको भेजा जाएगा ज्ञापन को, क्योंकि शासन से संबंधित सभी मांगे हैं तो इनका निराकरण शासन से ही होना है। जैसा भी शासन द्वारा निराकरण किया जाएगा इनको अवगत कराया जाएगा। वहीं नववर्ष की पूर्व संध्या पर मध्य प्रदेश के मंदसौर से एक बेहद सनसनीखेज और दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। शहर के गोल चौराहा इलाके में उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक कारोबारी दंपति की गोली मारकर हत्या कर दी गई और इसके बाद हमलावर ने खुद को भी गोली मार ली। इस दर्दनाक वारदात से नववर्ष के जश्न से पहले ही पूरे शहर में मातम और दहशत का माहौल बन गया। घटना बुधवार शाम गोल चौराहा क्षेत्र की सिंधु आराधना मंदिर वाली गली की है, जहां एक ऑटो एजेंसी संचालक और उनकी पत्नी के घर गोलियों की आवाज़ गूंजी। जानकारी के अनुसार एक युवक घर में घुसा और दंपति पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी, जिससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। वारदात के बाद आरोपी मौके से भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन आसपास लोगों की भीड़ जुटने पर वो वापस घर के अंदर गया और खुद को भी गोली मार ली। इस घटना में कुल 3 लोगों की मौत हुई है। पुलिस ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंचकर साक्ष्य एकत्रित कर रही है। तीनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। मृतक दंपति के परिजन फिलहाल इस शहर से बाहर बताए जा रहे हैं। शुरुआती तौर पर इस वारदात के पीछे व्यापारिक विवाद की आशंका जताई जा रही है। हालांकि पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है। नववर्ष से ठीक पहले हुई इस घटना ने मंदसौर शहर को झकझोर कर रख दिया है।
इसको लगभग 8:30 बजे के आसपास एक सूचना प्राप्त हुई थी कि एक घर के अंदर गोलियों के चलने की आवाज़ आई है। मौके पर जब पुलिस पहुंची तो मौके पे 3 लोग मृत अवस्था के अंदर कमरे के अंदर मिले, जिनको फर्दर आइडेंटिफाई किया तो 2 लोग हस्बैंड वाइफ के रूप में आइडेंटिफाई हुए और एक भारी व्यक्ति आइडेंटिफाई हुआ। मौके पे हमारे द्वारा जब चेक किया गया, उसको सीन ऑफ क्राइम को सर्च किया गया तो वहाँ पे एक पिस्टल और एक चाकू भी पुलिस को बरामद हुआ है। अभी तीनों ही बॉडी को पीएम के लिए हमारे द्वारा रवाना कर दिया गया है। पीएम के पश्चात एग्जैक्ट कॉज ऑफ जो डेथ है वो पुलिस द्वारा एस्टेब्लिश किया जाएगा और साथ ही साथ जैसे जैसे फर्दर इन्वेस्टिगेशन प्रोसीड करेगा तो जो एग्जैक्ट कॉज ऑफ डेथ है वो भी एस्टेब्लिश किया। इसको लगभग 8:30 बजे के आसपास एक सूचना प्राप्त हुई थी कि एक घर के अंदर गोलियों के चलने की आवाज़ आई है। मौके पर जब पुलिस पहुंची तो मौके पे 3 लोग मृत अवस्था के अंदर कमरे के अंदर मिले, जिनको फर्दर आइडेंटिफाई किया तो 2 लोग हस्बैंड वाइफ के रूप में आइडेंटिफाई हुए और एक भारी व्यक्ति आइडेंटिफाई हुआ। मौके पे हमारे द्वारा जब चेक किया गया, उसको सीन ऑफ क्राइम को सर्च किया गया तो वहाँ पे एक पिस्टल और एक चाकू भी। डॉक्टर विवेक शर्मा, चाइल्ड स्पेशलिस्ट, आर्य मेडिकल स्टोर, फिरोजाबाद की ओर से नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। डॉक्टर। वहीं छतरपुर जिले में स्थित विश्व प्रसिद्ध खजुराहो मंदिर में नए साल 2026 के स्वागत को लेकर खास उत्साह और उल्लास का माहौल बना हुआ है। मंदिर परिसर में देश के विभिन्न हिस्सों के साथ साथ विदेशों से आए पर्यटकों और श्रद्धालुओं की बड़ी भीड़ भी देखने को मिल रही है। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल खजुराहो मंदिर अपनी अद्वितीय शिल्पकला, ऐतिहासिक महत्व और सांस्कृतिक विरासत के लिए विश्व भर में पहचाने जाते हैं। नए वर्ष के अवसर पर लोग यहां पहुंचकर मंदिरों के भव्यता और कलात्मक सौंदर्य का दर्शन कर रहे हैं और पूजा अर्चना के माध्यम से सुख, शांति और समृद्धि की कामना कर रहे हैं। दिन भर मंदिर परिसर और आसपास के इलाकों में चहल पहल बनी हुई है। सूर्यास्त के समय मंदिरों की मनमोहक छवि को पर्यटक अपने कैमरों में कैद करते नजर आए। वहीं कई श्रद्धालु नए साल की शुरुआत धार्मिक आस्था और आध्यात्मिक शांति के साथ करने पहुंचे। नए साल की भीड़ को देखते हुए खजुराहो के होटल और रिजॉर्ट्स लगभग पूरी तरह बुक हो चुके हैं, जिससे स्थानीय पर्यटन और व्यापार गतिविधियों में तेजी आई है। श्रद्धालुओं और पर्यटकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मंदिर परिसर और पूरे खजुराहो क्षेत्र में कड़े सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। पुलिस और प्रशासन ने अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए हैं ताकि किसी भी तरह की अव्यवस्था ना हो और लोग बिना किसी परेशानी के नए साल का आनंद ले सकें। रामनगरी अयोध्या से समाज सेवी सुरेश यादव की ओर से नगर एवं क्षेत्रवासियों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। रामनगर। वहीं मध्य प्रदेश के जबलपुर में 2 बांग्लादेशी नागरिक, एक महिला और एक पुरुष जो अवैध रूप से भारत में रह रहे थे, सजा पूरी होने के बाद अपने देश लौट आए। तो मिनारा बेगम और मोहम्मद मौसूर मार्च अप्रैल 2023 में बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल होते हुए गुजरात के रास्ते जबलपुर पहुंचे थे। वो करीब 2 वर्षों तक शहर में छिपकर रहे और दिन में भीख मांगते थे, जबकि रात में गोरखपुर मैदान में रहते थे। उनकी गतिविधियों और भाषा संदिग्ध होने पर गोरखपुर थाना पुलिस ने उनसे पूछताछ की, लेकिन वो नागरिकता से जुड़े कोई वैध दस्तावेज पेश नहीं कर सके। जांच के बाद दोनों ने स्वीकार किया कि वो बांग्लादेश के निवासी हैं और भारत में रहने के लिए उनके पास कोई वैध कागजात नहीं है। इसके बाद पुलिस ने विदेशी अधिनियम की धारा 14A के तहत मामला दर्ज किया और दोनों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया। निचली अदालत ने दोनों को 4-4 साल की सजा सुनाई, जिसे उच्च न्यायालय ने अपील पर घटाकर 2 साल कर दिया। दिसंबर 2025 में सजा पूरी होने के बाद मिनारा बेगम को महिला सुधार केंद्र और मोहम्मद मौसूर को सिविल लाइन थाने में अस्थायी रूप से रखा गया। इसके बाद भारत सरकार और संबंधित एजेंसियों के सहयोग से दोनों की डिपोर्टेशन की प्रक्रिया पूरी की गई। तो पुलिस ने उन्हें सड़क मार्ग से लगभग 1200 किलोमीटर दूर पश्चिम बंगाल के मालदा पहुंचाया, जहां से BSF की मदद से उन्हें बांग्लादेश बॉर्डर तक सुरक्षित पहुंचाया गया। ASP सूर्यकांत शर्मा ने बताया कि दोनों अवैध रूप से भारत में दाखिल हुए थे और पूछताछ के दौरान हिंदी भी ठीक से नहीं बोल पा रहे थे। पुलिस ने यह भी कहा कि जबलपुर और प्रदेश के अन्य जिलों में अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है और उनकी सजा पूरी होने के बाद देश वापसी सुनिश्चित की जाती है। डुमना क्षेत्र पर जो जहां पर एयरपोर्ट है वहां पर लगातार ये शिकायतें मिल रही थी कि टैक्सी चालकों के द्वारा लोगों से अभद्रता की जाती है। इसी तारतम्य में थाना प्रभारी खमरिया और चौकी प्रभारी डुमना ने वहां कुछ पंपलेट चिपकाए हैं, जिसमें ये स्पष्ट जो हमारे सवारियों के लिए, यात्रियों के लिए निर्देश है कि कोई भी टैक्सी चालक कोई अभद्रता करता है, बदतमीजी करता है या तय राशि से अधिक वो मांगता है, तो आप तत्काल या तो चौकी प्रभारी डुमना को या थाना प्रभारी खमरिया को सूचना दें, ताकि हम उस टैक्सी चालक के खिलाफ। वहीं छत्तीसगढ़ में सरकार विकास के बड़े दावे करती है, लेकिन दूर दराज के गांव में हालात कुछ और हैं। कई जगह सड़कें टूटी है, बिजली अनियमित है, पेयजल और स्वास्थ्य सेवाएं कमजोर है। योजनाएं केवल कागजों तक सीमित रह गई हैं और ग्रामीण उनका लाभ समय पर नहीं उठा पाते। भरतपुर विकासखंड का पटपर टोला गांव इसका उदाहरण है। यहाँ की
पंडो जनजाति आज भी बुनियादी सुविधाओं से वंचित है। सड़क न होने के कारण बीमार बुजुर्ग, गर्भवती महिलाएं और बच्चे कई किलोमीटर पैदल या खाट पर ले जाने पड़ते हैं। बरसात में हालात और भी कठिन हो जाते हैं। चुनाव में प्रतिनिधि आते हैं और विकास के वादे करते हैं, लेकिन चुनाव खत्म होते ही गांव भुला दिया जाता है। ग्रामीण कई सालों से सड़क, पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं की मांग कर रहे हैं। स्थानीय नेता और जनप्रतिनिधि कहते हैं कि योजनाएं हैं, लेकिन जमीन पर कुछ नहीं है। सरकार को रोड विहीन गाँव में तुरंत सड़क और मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराने की जरूरत है। मैं तो यही कहूँगी कि आप मीडिया वाले हैं सर, तो वहाँ जाकर देख लीजिएगा। ऐसे सड़क वहाँ जो कि पंडो जनजाति को रह रहे हैं, उनको आज तक सड़क नहीं हो पाई, उनके लिए कोई व्यवस्था। सरकार को ध्यान देना चाहिए। सरकार को मांग करती हूँ और सरकार को कहना भी चाहती हूँ। सिर्फ मुंह से बोला जाता है कि दत्तक पुत्र है, लेकिन धरातल पे देखा जाए तो कुछ भी नहीं है। ना सही सड़क है और ना सही उनका पीने के लिए पानी है, ना सही व्यवस्था है। मैं उनको कहना चाहूँगी सरकार को कि तत्काल वहाँ पे जो अभी रोड विहीन है, जो जनता को परेशानी हो रहा है, उसको तत्काल स्वीकृति दिलाए और तत्काल उसको शुरुआत करे काम, ताकि वो बेहतर सड़क में चल जा सकें। और अपना कहीं परेशानी होता है, कीचड़ में जाना पड़ता है, उनको गड्ढा है तमाम, तो और राष्ट्रीय दत्तक पुत्र कहलाते हैं। उनके सुविधाओं के लिए, उनके मूलभूत जो जरूरी चीज़ें हैं, उनके लिए शासन प्रशासन की ओर से बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं, लेकिन धरातल पे देखा जाए कोई भी योजना संचालित नहीं हो पाती है। वहाँ पर आज वो लोग ऐसा जिंदगी जी रहे हैं कि बरसात में उनको घर से निकलना दूभर हो जाता है। आज भी वहाँ न सड़क है, न वहाँ पर शिक्षा की ऐसी व्यवस्था है, अच्छी व्यवस्था है। और सड़कों की आप बात कर रहे हैं तो सड़क तो ऐसा बना हुआ है सर कि आप वहाँ चल नहीं सकते। गाड़ी घोड़ा की तो बात ही छोड़ दीजिए। यहाँ कहते बंधा था, यहाँ सरकार के मांगत बंधा दिया, सरकार के काने नहीं उठाए, क्या करी सरकार से हम अर्जी करके। यदि रोड खसड़ा है, यदि क्या करी, अब अर्जी करत करत मांगत अब कितना से सरकार से चिर लई। अब डॉक्टर विवेक शर्मा, चाइल्ड स्पेशलिस्ट, आर्य मेडिकल स्टोर, फिरोजाबाद की ओर से नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। वहीं जगदलपुर में नववर्ष के अवसर पर सुरक्षा को लेकर बस्तर पुलिस पूरी तरह सतर्क है। इसी क्रम में चित्रकूट क्षेत्र में लोहड़ीगुड़ा थाने की टीम ने विशेष जागरूकता स्टॉल लगाकर आम नागरिकों को नशा मुक्ति और सुरक्षित जीवन के प्रति सचेत किया। स्टॉल पर नववर्ष के दौरान सुरक्षा नियमों, यातायात व्यवस्था और कानून व्यवस्था बनाए रखने संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी भी साझा की गई। शहर में लगभग 150 सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से कंट्रोल रूम से 24 घंटे निगरानी रखी जा रही है, ताकि किसी भी तरह की अनहोनी घटना को रोका जा सके। पुलिस अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि वो नववर्ष का उत्सव शांतिपूर्ण और सुरक्षित तरीके से मनाएं, नशे की हालत में वाहन न चलाएं और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तुरंत पुलिस को दें। इस पहल का मुख्य उद्देश्य नागरिकों में जागरूकता बढ़ाना और उत्सव के दौरान किसी भी अप्रिय घटना को रोकना है, ताकि शहर का माहौल सुरक्षित और खुशहाल बना रहे। नववर्ष को लेकर बस्तर पुलिस सतर्क है। बस्तर पुलिस पेट्रोलिंग और लगातार जो सर्चिंग कर रहे हैं उसके माध्यम से ही नहीं, बस्तर पुलिस अब थर्ड आई के माध्यम से, अर्थात जो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, बस्तर जिला जो है वो चौराहों की नगरी है, बस्तर शहर, और यहाँ पर जो विभिन्न सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं उसके माध्यम से कंट्रोल रूम से अभी जो नववर्ष का जो आयोजन होगा उसमें कंट्रोल रूम के माध्यम से हम जो थर्ड आई हमारे हैं सीसीटीवी के माध्यम से मॉनिटरिंग की जाएगी। अगर इसमें किसी प्रकार की हुड़दंग कोई करता है तो पुलिस के कैप्चर में रहेगा। 3 सवारी बिना हेलमेट चलते हैं वो भी लगातार हम लोग उसको देख रहे हैं और संबंधित व्यक्तियों के घर तक हम चालान भेज रहे हैं। इसलिए आप सभी नववर्ष बहुत संयम पूर्वक मनाएं, 3 सवारी न चलें, नशा करके वाहन न चलाएं और बहुत ही शांति और सौहार्दपूर्वक नववर्ष का जो आयोजन होने वाला है उस पर आप भाग लें। रामनगरी अयोध्या से समाज सेवी सुरेश यादव की ओर से नगर एवं क्षेत्रवासियों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। वहीं भोपाल में ईरानी डेरा के अवैध साम्राज्य को समाप्त करने की तैयारी की जा रही है और पुलिस और प्रशासन ने इलाके में अवैध निर्माणों की पहचान कर बुलडोजर से इन्हें हटाने की कार्रवाई की योजना बनाई है। ये डेरा कुख्यात अपराधियों के लिए एक सुरक्षित अड्डा बन गया था। हिस्ट्री शीटर राजू ईरानी को इस पूरे नेटवर्क का मास्टरमाइंड माना जा रहा है। प्रशासन ने डेरा से जुड़ी चल और अचल संपत्ति को कुर्क करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। कार्रवाई को प्रभावी बनाने के लिए अमरावती, श्रीगंगानगर,
झालावाड़ और बड़वानी सहित 4 राज्यों की पुलिस टीम भोपाल पहुंची। ये संयुक्त प्रयास डेरा के अवैध साम्राज्य को पूरी तरह से खत्म करने और अपराधियों पर शिकंजा कसने के उद्देश्य से किया जा रहा है। वहीं रेलवे प्रशासन ने 1 जनवरी से नई समय सारणी लागू करने का निर्णय लिया है। भोपाल मंडल के कई स्टेशनों पर कुछ ट्रेनों के आगमन और प्रस्थान समय में बदलाव किया गया है। वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक सौरभ कटारिया ने बताया कि नए समय सारणी के लागू होने से अधिकांश ट्रेनों की औसत गति बढ़ जाएगी, जिससे यात्रियों को समय की बचत होगी और यात्रा और अधिक सुविधाजनक बनेगी। तो सौरभ कटारिया ने यह भी बताया कि पश्चिम मध्य रेलवे और भोपाल मंडल की अधिकतर ट्रेनों की गति बढ़ाई गई है ताकि समय पर ट्रेन संचालन सुनिश्चित किया जा सके। इसके लिए संबंधित स्टेशनों और कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने यात्रियों से अनुरोध किया है कि वो किसी असुविधा से बचने के लिए 1 जनवरी से लागू नई समय सारणी की जानकारी अपने नज़दीकी स्टेशन या रेलवे के अधिकारी वेबसाइट पर प्राप्त कर यात्रा करें। उधर छिंदवाड़ा के बिछुआ ब्लॉक में आने वाले किशनपुर गांव में बीती रात एक बेहद दुखद घटना हुई। गांव का किसान किशन अपने खेत में सिंचाई करने गया था, लेकिन सुबह तक घर लौटकर नहीं आया। जब परिजन उसकी तलाश में खेत पहुंचे तो वहां उनका प्रिय सदस्य लहूलुहान हालत में पड़ा मिला। शरीर पर तेंदुए के पंजों और दांतों के गहरे निशान स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे थे। इस घटना ने पूरे गांव में शोक और डर का माहौल बना दिया। परिवार वाले अत्यंत परेशान और टूटे हुए हैं। सूचना मिलने के बाद वन विभाग की टीम तुरंत घटनास्थल पर पहुंची। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया और वन विभाग इस मामले की गहन जांच कर रहा है ताकि ये पता लगाया जा सके कि तेंदुआ कैसे और क्यों हमला कर सका। पूरे इलाके में सुरक्षा बढ़ाने और लोगों को सतर्क रहने की चेतावनी भी दी गई है। वहीं देश में युवा संस्कृति में बदलाव की एक नई लहर देखने को मिल रही है। जहां पहले युवा नववर्ष का जश्न अधिकतर क्लबों, बार और पबों में मनाते थे, अब वो आध्यात्मिक गतिविधियों और धार्मिक अनुष्ठानों की ओर अधिक आकर्षित हो रहे हैं। इस परिवर्तन का केंद्र बागेश्वर धाम बन चुका है, जहां देश और विदेश से लाखों श्रद्धालु अपनी आस्था प्रकट करने और हनुमान भक्ति में भाग लेने के लिए जुट रहे हैं। बागेश्वर पीठाधीश पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने इस बदलाव पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि आज का युवा अपने नववर्ष का आरंभ शराब या मौज मस्ती के बजाय भगवान के चरणामृत और पूजा अर्चना के माध्यम से कर रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि अब लोग पुराने फैशन और पबों की ओर नहीं, बल्कि अयोध्या, मथुरा, काशी, महाकाल और बागेश्वर धाम जैसे पवित्र स्थलों की ओर आकर्षित हो रहे हैं, जिससे उनका जीवन आध्यात्मिक और संस्कारी बन रहा है। पीठाधीश ने बताया कि लाखों युवा इस बार धाम में सामूहिक हनुमान चालीसा पाठ की तैयारी कर रहे हैं, जो भारतीय संस्कृति और धार्मिक संस्कारों की मजबूती और युवाओं में उनकी जागरूकता का प्रतीक है। उनका कहना है कि यह बदलाव सिर्फ धार्मिक आस्था तक सीमित नहीं है, बल्कि युवाओं के जीवन में नैतिकता, अनुशासन और आध्यात्मिक मूल्य भी मजबूत कर रहा है। इस प्रकार बागेश्वर धाम नव युवाओं में आध्यात्मिक जागरूकता और पारंपरिक संस्कृति के प्रति प्रेम का केंद्र बन गया है। डॉक्टर विवेक शर्मा, चाइल्ड स्पेशलिस्ट, आर्य मेडिकल स्टोर, फिरोजाबाद की ओर से नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। वहीं नववर्ष 2026 का आगमन पूरे देश और दुनिया में खुशी और उत्साह के साथ मनाया गया। लोगों ने इसे अपने अपने तरीके से सेलिब्रेट किया। कहीं आतिशबाजी और रोशनी के साथ नए साल का स्वागत हुआ, तो कई मंदिरों और धार्मिक स्थलों में पूजा अर्चना और हवन यज्ञ के माध्यम से नए साल की शुरुआत की गई। इसी क्रम में मध्य प्रदेश स्थित बागेश्वर धाम पर नववर्ष की शुरुआत विशेष रूप से हनुमान भक्ति और सामूहिक हनुमान चालीसा पाठ के साथ हुई। जैसे ही वर्ष का अंतिम मध्यरात्रि का समय आया और घड़ी ने 12 बजाए, धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने हजारों श्रद्धालुओं के साथ मिलकर सामूहिक रूप से हनुमान चालीसा का पाठ कराया। चालीसा की हर चौपाई से पूरा धाम भक्तिमय वातावरण में गूंज उठा, जिससे अंग्रेजी नववर्ष का शुभ और आध्यात्मिक आरंभ हुआ। नववर्ष के इस अवसर पर देश विदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालु बागेश्वर धाम पहुंचे। सुबह से ही दर्शनार्थियों का आगमन जारी रहा और दिन भर भक्तों ने बागेश्वर बालाजी के दर्शन किए। शाम और रात में विशाल मैदान में बागेश्वर महाराज के सानिध्य में सामूहिक हनुमान चालीसा पाठ हुआ, जिसमें हजारों श्रद्धालुओं ने भाग लिया। बीते 2 दिनों से लगातार श्रद्धालु अपनी आस्था और भक्ति प्रकट करने के लिए धाम में जुटे हुए हैं। इस अवसर पर बागेश्वर महाराज ने सभी देशवासियों को नववर्ष की शुभकामनाएं दी और कामना की कि नया वर्ष हर किसी के जीवन में सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य और खुशहाली लेकर आए। उन्होंने विशेष रूप से भक्ति, प्रसन्नता और सनातन संस्कारों को बनाए रखने का आह्वान किया। बागेश्वर महाराज ने हनुमान चालीसा की चौपाई जो दायक फल 4 के संदर्भ में 4 संकल्प लेने की प्रेरणा दी। हर व्यक्ति को 2 सद्गुण अपनाने और 2 अवगुण छोड़ने का प्रयास करना चाहिए। उन्होंने युवाओं से आग्रह किया कि वो मोबाइल और सोशल मीडिया के अत्यधिक उपयोग से दूरी बनाएं, अनुशासन और साधना को जीवन में अपनाएं और सकारात्मक दिशा में अपने जीवन को ढालें। इस प्रकार नववर्ष का प्रारंभ बागेश्वर धाम में न केवल धार्मिक भक्ति का संदेश लेकर आया, बल्कि आध्यात्मिक, नैतिक और सामाजिक जागरूकता का संदेश भी सभी श्रद्धालुओं तक पहुंचा। मैं स्पेशली बागेश्वर धाम आया था नया वर्ष मनाने के लिए,
नॉर्मली हमारा नया साल इस तरीके से नहीं मनाया जाता। हम लोग फैमिली के साथ खाना खाने जाते हैं, पार्टी करते हैं, बट आज गुरुजी की आज्ञा हुई और उन्होंने बुलाया तो बागेश्वर धाम आए और एक अद्भुत दिव्य फीलिंग रही है, महाराज जी की कृपा रही है। यहाँ विशाल भाटिया है, मैं सूरत गुजरात से आई हूँ। मैं पिछले 3 साल से अपना नव वर्ष की शुरुआत गुरुजी के साथ करती हूँ और आज के दिन ही मेरा जन्मदिन होता है, तो मैं 3 साल से गुरुजी के साथ ही मना रही हूँ। बहुत ही अद्भुत अनुभव रहा। पहले हम लोग पार्टीज करते थे, एंजॉय करते थे, लेकिन ये एक अलग ही एक्सपीरियंस था। एक डिवाइन, मेरे को खुद के अंदर महसूस हुआ कि एक डिवाइन पावर सच में एग्जिस्ट करती है। मैं स्पेशली बागेश्वर रामनगरी अयोध्या से समाज सेवी सुरेश यादव की ओर से नगर एवं क्षेत्रवासियों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। वहीं छिंदवाड़ा जिले की तामिया जनपद पंचायत के अनहोनी और कोहपानी क्षेत्रों में ग्रामीण विकास योजनाओं की वास्तविक स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। विशेष रूप से मनरेगा के तहत किए जाने वाले कामों में मशीनों का उपयोग पूरी तरह से प्रतिबंधित है ताकि स्थानीय मजदूरों को रोजगार मिल सके और योजना का मुख्य उद्देश्य पूरा हो। लेकिन इस क्षेत्र में जेसीबी जैसी मशीनों का उपयोग किया गया और काम मशीन से संपन्न किया गया, जबकि कागजी तौर पर मजदूरों के नाम पर मास्टर रोल भरे गए और उनकी मजदूरी के रूप में भुगतान किया गया। यह स्थिति सीधे तौर पर योजना के मूल उद्देश्य का हनन और सरकारी धन के गबन की श्रेणी में आती है। प्रशासनिक मिलीभगत के भी संकेत मिल रहे हैं। सचिव, सरपंच और उपयंत्री की भूमिका संदिग्ध मानी जा रही है क्योंकि उनके सत्यापन के बिना भुगतान की प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकती। इस प्रकार ये मामला केवल भ्रष्टाचार ही नहीं बल्कि स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसरों को भी प्रभावित करता है। इस क्षेत्र में अधिकतर लोग रोजगार की कमी के कारण पलायन करने को मजबूर हैं। अब देखना बाकी है कि संबंधित अधिकारियों द्वारा इस गंभीर मामले का कितना संज्ञान लिया जाएगा और वास्तविक जांच के बाद कौन सी कार्रवाई की जाएगी। वहीं छिंदवाड़ा जिले के मानेगांव क्षेत्र में नववर्ष की खुशियों के बीच एक दर्दनाक हादसा सामने आया। तामिया थाना अंतर्गत महुलझिर इलाके में अपने 2 व्हीलर से काम के लिए जा रहा युवक अज्ञात वाहन या किसी अन्य वस्तु से टकरा गया और गंभीर चोटों के चलते मौके पर ही उसकी मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलने पर थाना प्रभारी रविंद्र पवार, प्रधान आरक्षक जयप्रकाश और आरक्षक राहुल राजपूत तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर मर्ग कायम किया। मृतक की पहचान 20 वर्षीय युवक के रूप में हुई है जो खापासानी का रहने वाला था और उस दिन अपने कार्यस्थल के लिए जा रहा था। इस हादसे ने इलाके में मातम पसरा दिया और पुलिस अब घटना की जांच पड़ताल में जुट गई है ताकि हादसे के कारणों का स्पष्ट पता लगाया जा सके और आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा सके। वहीं छिंदवाड़ा जिले में पुलिस प्रशासन ने यातायात नियमों के उल्लंघन और बढ़ते ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए एक सख्त अभियान चलाया। इस अभियान के तहत शहर में मॉडिफाई साइलेंसर वाले दोपहिया वाहनों की जांच की गई और कुल 198 ऐसे साइलेंसर जब्त किए गए। इन्हें बुलडोजर की मदद से सार्वजनिक रूप से नष्ट कर दिया गया ताकि लोगों को ये संदेश स्पष्ट हो कि नियमों का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि यह कदम शहर में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के साथ ही मॉडिफाई साइलेंसर से उत्पन्न होने वाले अत्यधिक शोर को कम करने के लिए उठाया गया है। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि भविष्य में भी यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों और ध्वनि प्रदूषण फैलाने वालों के खिलाफ इसी तरह की कार्रवाई की जाएगी। तो नागरिकों से अपील की गई है कि वो यातायात नियमों का पालन करें और शहर को ध्वनि प्रदूषण मुक्त बनाने में प्रशासन का सहयोग करें। तो मध्य प्रदेश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर से गंभीर और चिंताजनक खबर सामने आई है। शहर के भागीरथपुरा क्षेत्र में दूषित पानी पीने से अब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है और पिछले 5 दिनों में 150 से ज़्यादा लोग बीमार पड़े हैं। बीमार लोगों में अत्यधिक कमजोरी जैसे लक्षण भी दिखाई दिए। प्रभावित मरीजों का इलाज शहर के विभिन्न निजी अस्पतालों में चल रहा है। मृतकों में एक पुरुष और 2 महिलाएं शामिल हैं। पुरुष की मेडिकल हिस्ट्री में उच्च रक्तचाप की समस्या थी और वो नियमित दवा नहीं ले रहे थे, जिसके कारण डॉक्टरों ने कार्डियक अरेस्ट की संभावना जताई है। हालांकि मृतक और महिला के परिजन आरोप लगा रहे हैं कि पानी पीने के बाद उनकी तबीयत अचानक बिगड़ी और इसके कारण ही उनकी मौत हुई। घटना की जानकारी मिलते ही कैबिनेट मंत्री अस्पताल पहुंचे और मरीजों का हालचाल जाना। उन्होंने तीनों मौतों की पुष्टि की और ये कहा कि सभी मरीजों का इलाज राज्य सरकार के खर्च पर किया जाएगा। जिन लोगों ने पहले ही इलाज के लिए पैसे जमा किया है उन्हें रिफंड भी दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने इस मामले पर तुरंत संज्ञान लिया और प्रशासन को जांच कर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए। नगर निगम की जांच में पता चला कि भागीरथपुरा पुलिस चौकी क्षेत्र में बाथरूम का सीवर चैम्बर सीधे मेन पाइप की लाइन से जुड़ा हुआ था, जिससे पीने का पानी दूषित हो गया। इस मामले ने इंदौर में पानी की सुरक्षा और साफ सफाई पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं और प्रशासन को तत्काल कदम उठाने की आवश्यकता है, ये भी जता दिया है। इसलिए कि किसी भी पेशेंट से पैसे नहीं लिए जाए जो प्राइवेट भर्ती है।
और जिन्हें जमा कर दिए हैं उनको वापस भी हम कर देंगे। इनका पूरा खर्चा हम लोग उठाएंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि हो क्यों रहा है जी, इसके लिए पानी के सैंपल लिए हैं, पानी की जांच हो रही है और हम लोगों से आग्रह करेंगे कि अभी भागीरथपुर के लोग पानी बॉईल करके, हम क्लोरीन की गोली भी बंटवा दी है, उसमें बॉईल करें, एक क्लोरीन की गोली डालें, उसके बाद उस पानी का उपयोग करें, क्योंकि इतना बड़ा क्षेत्र है वो और वहाँ से एकदम पता नहीं लग पा रहा है, क्योंकि सैंपल तो आज बहुत सारे लिए इन्होंने। हमारी सासू माँ को है, उनको 27 तारीख को उल्टी दस्त हुए, दिन भर रहे, हम उनको दवाई लाकर दे रहे थे, उससे कोई आराम नहीं हुआ और बढ़ता ही जा रहा था और उसके बाद फिर उनको हमने भर्ती करा। 28 तारीख की सुबह उनकी डेथ हो गई। पानी खराब क्यों नहीं है, पानी खराब आ ही रहा है, काफ़ी दिनों से पानी खराब आ रहा है नर्मदा का। फिर भी हम लोग तो बोरिंग का भी यूज़ कर रहे थे, कभी सभी नर्मदा का आता था वो भी भर लेते थे हम। पानी गंदा पानी आ रहा है, शुरू में पानी गंदा। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए और देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।